नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर और पवित्र नदियों में से एक गंगा की अविश्वसनीय यात्रा पर। लेकिन इसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा किसी एक जगह से निकलती ही नहीं है, बल्कि ये बनती है। जी हाँ, ये एक नदी के रूप में शुरू नहीं होती, बल्कि दो बड़ी धाराओं के मिलने से इसका जन्म होता है। सबसे पहले जरा इसके आकार को समझते हैं। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की जमीन पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरी जीवन रेखा है। और देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। 2008 से ये भारत की राष्ट्रीय नदी है और इसमें रहने वाली गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। ये भारत के 5 राज्यों से होती हुई बांग्लादेश तक का सफर तय करती है। और इसकी सबसे कमाल की बात, इसका पानी खुद को साफ रखता है। माना जाता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक खास वायरस होता है जो नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसी वजह से इसका पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। तो चलिए अब इसकी पवित्र उत्पत्ति की कहानी को समझते हैं। याद है, हमने कहा था कि गंगा कहीं से निकलती नहीं बल्कि बनती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। गंगा को जन्म देने वाली 2 मुख्य धाराएं हैं। पहली है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और दूसरी है अलकनंदा, जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों गंगा की जनक नदियां हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। भागीरथी से मिलने से बहुत पहले अलकनंदा खुद एक बहुत बड़ी नदी है। अपने रास्ते में ये 4 और बड़ी नदियों से मिलती है और हर एक संगम एक पवित्र स्थान माना जाता है। इन संगमों को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी, फिर कर्णप्रयाग में पिंडर और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। हर संगम के साथ अलकनंदा का रूप और भी विशाल होता जाता है, जब तक कि वो अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव देवप्रयाग तक नहीं पहुंच जाती। और देवप्रयाग में ही वो ऐतिहासिक मिलन होता है। यहाँ शक्तिशाली भागीरथी और विशाल हो चुकी अलकनंदा एक हो जाती हैं। बस इसी पल से इस मिली हुई धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं असल में गंगा का जन्म होता है। तो अब जब गंगा बन चुकी है तो शुरू होता है इसका लंबा सफर, पहाड़ों से मैदानों की ओर और फिर तट से होते हुए समुद्र की ओर। देवप्रयाग से आगे बहते हुए गंगा पहली बार हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में कदम रखती है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, जहां नदी ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों को अलविदा कहकर भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में अपना लंबा सफर शुरू करती है। अपने इस मैदानी सफर में गंगा अकेली नहीं रहती। बहुत सारी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसे और भी विशाल बनाती हैं। कन्नौज में रामगंगा इससे मिलने वाली पहली नदी है। फिर आता है प्रयागराज, जहां इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना इससे मिलती है। इसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां भी इसमें मिलती हैं, जिनमें से ज्यादातर नेपाल के पहाड़ों से पानी लाती हैं। वहीं सोन नदी मध्य भारत की पहाड़ियों से आकर इसमें समा जाती है। और इन सब में यमुना का जिक्र करना तो बहुत ही जरूरी है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयागराज के मशहूर त्रिवेणी संगम पर इसका गंगा से मिलन होता है। मजे की बात यह है कि यमुना खुद भी एक बहुत बड़ी नदी है, जिसकी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। तो चलिए अब हम नदी के सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है और अपना अंतिम रूप लेती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर पहुंचकर गंगा एक बहुत अहम मोड़ लेती है। यहाँ पर आकर ये नदी 2 धाराओं में बंट जाती है, और ये एक ऐसा बंटवारा है जो नदी की आगे की कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। और यहाँ से एक ही नदी की 2 पहचान बन जाती हैं। एक धारा, जिसे हुगली कहते हैं, वो दक्षिण की ओर बहती हुई कोलकाता शहर से गुजरती है। वहीं गंगा की जो मुख्य धारा है वो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में चली जाती है और वहां उसे एक नया नाम मिलता है, पद्मा। सोचिए, एक नदी, 2 नाम, 2 रास्ते। बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा का सफर और भी भव्य हो जाता है।
ये पहले जमुना नदी से मिलती है, जो असल में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी ही है, और फिर ये दोनों मिलकर मेघना नदी से मिलती हैं। इन 3 विशाल नदियों के महासंगम के बाद ये एक अकेली अपार जलधारा बन जाती है, जिसे मेघना कहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम देखें कि ये विशाल मेघना कहाँ जाती है, एक छोटा सा शब्द समझ लेते हैं, डेल्टा। आखिर ये होता क्या है? देखिए, जब कोई नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। तब वो अपने साथ लाई गई सारी मिट्टी और गाद को मुहाने पर जमा कर देती है। इसी जमाव से जो जमीन बनती है उसे डेल्टा कहते हैं। और अब इस सफर की मंजिल, यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और ऐसा करते हुए ये बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये उस लंबी यात्रा का एक शानदार अंत है, जो एक छोटी सी बर्फीली धारा से शुरू होकर एक विशाल डेल्टा पर खत्म होती है। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पानी का एक भौगोलिक सफर था, या इसके साथ साथ आस्था का भी एक सफर चल रहा था? हमने देखा कि कैसे नदियां मिलती हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए हर संगम एक तीर्थ है। ये यात्रा सिर्फ भूगोल की नहीं, बल्कि संस्कृति और आध्यात्म की भी है। और शायद यही वो बात है जो गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि माँ बनाती है।